प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल कब से कब तक मनाया जा रहा है। देखिए, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह की बात हो रही है, कब से कब मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है 18 से 24 नवंबर, 19 से 25 नवंबर, 20 से 26 नवंबर, 21 से 27 नवंबर। फटाफट जवाब दीजिए। विश्व रोगाणुरोधी की बात हो रही है, यानी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम रोगों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उस दिशा में एक जागरूकता सप्ताह है, कब से कब मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका 18 से 24 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में आपके सामने आ सकता है, तो गौर करिएगा। ये क्या है आपका, 18 से 24 नवंबर के बीच में विश्व रोगाणुरोधी मनाया जाता है, यानी रोग न होने पावे, इस दिशा में क्या कहा गया है कि ऐसी चीजें, ऐसी जागरूकता अभियान चलाए जाएं जिससे सारी चीजें लोगों के दिमाग में रहें। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर साल 18 से 24 नवंबर तक मनाया जाता है। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य विश्व वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है और दवा प्रतिरोधी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना तथा दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के आगे उभरने और प्रसार से बचने के लिए आम जनता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। देखिए, रोग जो है वो एक तो तमाम तरह से होते हैं, वो अपनी जगह पर सही बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसी नीतियों का निर्माण करें या ऐसी जागरूकता को लेकर के आए जिससे कि हम ऐसे रोगों से बचाव भी कर सकें, और सबसे बड़ी बात है कि हमें पता हो कि किन चीज़ों से हम बेहतर तरीके से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये एक सप्ताह है जो 18 से 24 नवंबर के बीच में हर साल मनाया जाता है और ये वैश्विक लेवल का है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व स्तर पर ऐसा कार्य है, इसका मतलब संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो इन प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये अच्छा रहेगा। आइए प्यारे भाइयों, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने घोषणा की कि एलपीजी सिलेंडर जल्द ही क्यूआर कोड के साथ आएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसने घोषणा की है। एलपीजी सिलेंडर जो हम लोगों के साथ में हमेशा यूज होते हैं और क्यूआर कोड के साथ आएंगे। देखिए, एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और क्या कहा जा रहा है, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो हम लोग दूसरी जगह देखते थे, लेकिन अब सिलेंडर में भी क्यूआर कोड आएगा। कितनी बड़ी सोच होगी कि आने वाले समय में सिलेंडर का मिसयूज बंद हो सके, सिलेंडर कहाँ है, क्या है, कैसे है, ये हो सके, ताकि जो धांधली हो रही है, जो फर्जी लोग काम करके सिलेंडर को लॉन्च कर दे रहे हैं, नाम इंडियन का डाल दिया या नाम भारत गैस का डाल दिया या किसी और का डाल दिया और उसके बाद में अपना बना के बेच दिया, तो उससे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आने वाले समय में आपके लिए परीक्षा में मिल सकता है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। फटाफट जवाब दीजिए, क्या आंसर आपको लगता है। अपने जवाब को कमेंट में जरूर बताइए, इससे पता चलता है कि आपको समझ रहे हैं, आपको दिख रही है चीजें और परीक्षा के लिए आपकी तैयारी प्रॉपर हो रही है। फिलहाल इसका आंसर है सी, हरदीप सिंह पुरी। ये इसका सही आंसर है। आप याद रखिएगा, क्यूआर कोड के बारे में मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे उद्देश्यों की वजह से ऐसा किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लीजिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि एलपीजी सिलेंडर जल्द ही क्यूआर कोड के साथ आएंगे। यह पहल चोरी के मुद्दों से निपटने, ध्यान दीजिएगा, यह पहल किस लिए की जा रही है, चोरी के मुद्दों से निपटने और सिलेंडरों को सुरक्षा प्रदान करने, सिलेंडर भी सुरक्षित रहे, नहीं तो चोरी तो हो ही रहा है, सिलेंडर की दिशा भी हो सके। यह ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के मुद्दों की हल करने की मदद करेगा और कोड आधारित एलपीजी सिलेंडरों का बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। यानी कुल मिला के जो हम उसकी जो पोजीशन है, इसका हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ये क्या ओरिजिनल सिलेंडर है या ये डुप्लीकेट सिलेंडर है।
एक चीज ये पता चल जाएगी। दूसरी बात है चोरी का भी रहेगा, तो चोरी का सिलेंडर अगर कहीं मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं ये चोरी वाला है, और हमारे पास जो आ रहा है वो कैसा है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो इन उद्देश्यों के लिए हरदीप सिंह पुरी जी ने ये घोषणा की है, बहुत अच्छी पहल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 25। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस, जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो क्लासेस हैं, आप तक पहुंचते रहें। मिशन इंस्टीट्यूट निरंतर एक सकारात्मक दिशा में कार्य कर रहा है, हजारों विद्यार्थियों के जीवन में शामिल है, सपनों को साकार किया है। कोविड की विभिन्न विषमताओं के बाद भी सभी विद्यार्थियों के साथ उसी प्रकार से कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। तो ऐसे में हम सब साथ जुड़े रहेंगे, तभी हमारी बातें आप तक पहुंच पाएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो 25 तारीख को सुबह 9 बजे से और दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है। पूरी तरह से निःशुल्क क्लास है, जिसमें किसी से एक भी कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। जो भी चीजें हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पूरा जीएस, पूरा मैथ्स, पूरा रीजनिंग, पूरा हिंदी, सबका फास्ट रिवीजन होगा। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए 20 पेपर कराए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। तो जो भी विद्यार्थी टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, आप मुझे 40 डेज दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। ये बात अगर आपने दिमाग में बैठा ली, गिव मी 40 डेज फॉर योर सिलेक्शन, तो ये 100% हम आपके कंधे पर वर्दी पहना देंगे और भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस की वर्दी आपके कंधे पर होगी। तो प्लीज, जिन लोगों को लगता है तैयारी करनी है, कोई भी कहीं भी पढ़ा हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है यहाँ पर। हमारे पुरातन छात्र जो भी हैं वो लोग भी, और जो भी कहीं किसी अन्य संस्था से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है कि मुझे एक बार फिर से मिशन के साथ जुड़ना है, तो मिशन के साथ जुड़े। निश्चित रूप से मेरा मिशन उनका मिशन होगा और हम लोगों का मिशन सफलता के मिशन को पूरा करेगा। आइए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे थे, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत ने दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 28 में से कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए इसका आंसर आपने दिया होगा। देखिए क्या आंसर निकल कर आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। उससे पहले व्याख्या देख लें। भारत ने 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। 25 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 38 पदक जीते हैं। मनु भाकर और सम्राट राणा की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट जीता। रिदम सांगवान और विजय वीर सिद्धू की भारतीय जोड़ी ने सीनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। तो जूनियर और सीनियर दोनों में ही हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा रहा है, और हमें बहुत सारे स्वर्ण पदक मिले हैं, रजत पदक मिले हैं और कांस्य पदक मिले हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बहुत अच्छा प्रश्न है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ा हुआ है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है? Which state government has decided to double the pension of freedom fighters? एक बड़ा बिंदु है। अब पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। फटाफट जवाब दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से कलेक्ट कर लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या है। फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो कदम उठाया गया है वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने इनकी पेंशन को 20,000 रुपए करने का फैसला लिया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। आइए इसको देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की राशि को दोगुनी करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब पेंशनरों को हर महीने 20,000 रुपए मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र सरकार का ये कदम है और पेंशनरों को 20,000 रुपए मिलेंगे। नए साल से पहले महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को बड़ा तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन को दुगना कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे प्रश्न, करंट के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं
और एसएससी जीडी में बहुत सारे प्रश्न आए हैं करंट के, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट पर तो कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट करंट है साल भर का, मैं उसे भी आपको कलेक्ट करके एक फास्ट मैराथन में आपको लेकर आऊंगा और सारी चीजें कवर कराने का प्रयास करूंगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुलिस निकासी प्रमाण पत्र, देखिए इसके बिना नहीं हो पाती हैं चीजें, लेकिन किस देश ने ऐसा किया है कि भारतीय नागरिक वीजा प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त कर सके और आसानी से उन्हें सारी चीजें मिल सके? तो ये ध्यान दीजिएगा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली एग्जम्प्टेड इंडियन सिटीजन फ्रॉम सबमिटिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर ऑब्टेनिंग वीजाज। ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑप्शन डी इजिप्ट। प्यारे भाइयों, इसका सबसे अच्छा आंसर है आपका सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के भारत के प्रति रुझान और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सऊदी अरब से जो संबंध इस समय चल रहा है, वो एक बहुत बेहतर दिशा में जा रहा है। बहुत सारी सकारात्मक चीजें उभर के आ रही हैं। ऐसे में ये एक छूट है, एक बहुत बड़ी मदद है, जिससे नागरिकों को आसानी से जाने आने की सुविधा मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, सऊदी अरब है जहां पुलिस निकासी के संदर्भ में ये प्रावधान आए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या देख ले। सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों को देश की यात्रा के लिए वीजा प्राप्त कराने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने से छूट देने की घोषणा की है। दोनों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? Who has become the first woman skydiver of the Indian Army? ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन सी लांस नायक मंजू, ऑप्शन सी आरती मैरिन, ऑप्शन डी राजश्री रामसेतु। फटाफट जवाब दीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको करंट के क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर के मॉर्निंग में मिलूंगा, जिससे ढेर सारी चीजें आपके सामने आए। सुप्रभात को सुप्रभात में बदलने का प्रयास किया जाएगा और मैं चाहता हूं कि दिन भर आपका अच्छा रहे, जीवन में सफलता की राह आसान हो। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, देखिए इसका सही आंसर है आरती मैरिन, सॉरी इसका सही आंसर है लांस नायक मंजू। आरती मैरिन नहीं, लांस नायक मंजू को जो है स्काई डाइवर माना गया है। तो ये हमारा आंसर है, इसे गौर करना है। इसको हटा देता हूं, ध्यान रखिएगा। ये है आपका लांस नायक मंजू। लांस नायक जो है सेना की एक पोस्ट होती है ना, लांस नायक पोस्ट होती है और मंजू नाम है, तो इन्हें जो है इसके लिए कहा गया है। आइए इसकी व्याख्या की तरफ ध्यान देते हैं। उन्नत हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद लांस नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बनी। ध्रुव लांस नायक मंजू सैन्य पुलिस कोर में तैनात है। उन्हें इसके लिए भारतीय सेना के एडवेंचर विंग की स्काई डाइविंग ट्रेनिंग टीम ने प्रशिक्षित किया था। बहुत बड़ी बात है, 10,000 फीट की ऊंचाई, है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतनी ऊंचाई से छलांग लगाना एक बड़ा ही रोमांचक, बड़ा एडवेंचरस कार्य है। लांस नायक मंजू ने इस महान कार्य को किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी महिला शक्ति की तरफ दिखाई पड़ता है कि हमारी महिलाएं निश्चित रूप से अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वो नए आयाम, नई चीजें स्थापित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास यानी चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट किसे नियुक्त किया गया है? अब अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी सूरज भान, ऑप्शन सी राजीव गौबा, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। सारे विद्यार्थियों, इस संदर्भ में सारी चीज मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, एसएससी का एक स्पेशल क्लास चल रहा है एसएससी जीडी के लिए, जो फ्री है, और उसमें जो भी विद्यार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं या जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, वो निश्चित रूप से संपर्क करें और इस परीक्षा प्रणाली का हिस्सा बने। इस 24,000 में से कम 1,000 आदमी हमारे मिशन से होना चाहिए, ऐसा सपना लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग तेजी से जुड़े, हर चीज की एक प्रैक्टिस होगी। ऑफलाइन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऑनलाइन में रात में हम लोगों की क्लासेज आएगी, जिसमें चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, प्लानिंग करेंगे, हर चीज को आपको बताने का प्रयास करेंगे।
और साथ में ऑफलाइन में हमारे सामने जो विद्यार्थी होते हैं तो बहुत सारी बातें क्या होती है कि हम लोग उन्हें याद करा देते हैं, पूछते हैं बार बार। ये कला जो है ऑनलाइन में नहीं आ पाती है। ऑनलाइन में सेल्फ मोटिवेटेड बहुत जरूरी है। ऑफलाइन में हम लोग उसको किसी भी तरह से कभी कभी डांट कर, चिल्ला कर, प्यार से समझा कर उसे याद कराते हैं, और ये उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा कदम होता है। कई बार विद्यार्थी समझ नहीं पाता क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है। इस दिशा में भी हम ऑफलाइन क्लासेस में उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हैं और यहाँ प्रयागराज या आसपास के क्षेत्र में हैं या कहीं पर भी हैं, आना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। तो उससे उन्हें लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा और जीवन सफल होगा, वर्दी मिलेगी, सपने पूरे होंगे। तुम मुझे 40 दिन दो, मैं तुम्हें वर्दी दूंगा, एक ऐसा वादा है आपसे और इस दिशा में कार्य कर रहा हूँ। आइए फिलहाल चल रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए कि इसका आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी, सूरजभान। बी, सूरजभान। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरजभान को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन के प्रबंधन का कार्य करता है। सूरजभान 2018 से एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी हैं। सूरजभान ने न्यासियों के निदेशक मंडल के चेयरमैन ने पद संभाल लिया है। तो इन्होंने चेयरमैन का पद संभाल लिया है और ये पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए आदमी हैं। तो सूरजभान जी का ये अपॉइंटमेंट जो हुआ है इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये तो संविधान का प्रश्न है आ गया आपके लिए। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हम लोग क्लासेस में चर्चा करते रहते हैं, रोज बात करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 161, आर्टिकल 162, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। बताइए फटाफट कौन सा है। Which article of the Constitution of India deals with the pardoning power of the governor? सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 161। यही सेम पावर आपकी राष्ट्रपति के संदर्भ में जब बात करते हैं तो वो 72 में है। राष्ट्रपति और राज्यपाल में सेना न्यायालय और मृत्युदंड, इन दो विषयों को अगर छोड़ दे तो बहुत सारी शक्तियां समान हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान आए तो 72, राज्यपाल की आए तो 161। आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 राज्यपाल की कुछ मामलों में सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति से संबंधित है। किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमता विलंब, राहत या दंड की छूट या निलंबित करने की शक्ति होगी। यह शक्ति उस कानून के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कम करती है जिस पर राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। तो ये तो संविधान का विषय था जो आप तो पढ़ते रहते हैं और हम आपके साथ चर्चा भी करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में कौन सी संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है? Which of the following organizations releases the Global Gender Gap Index? Option A, International Monetary Fund (IMF), Option B, United Nations, Option C, World Bank, Option D, World Economic Forum। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपके पीसीएस लेवल तक की कक्षाओं में दिखाई पड़ेगा, आईएएस के यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में दिखाई पड़ेगा, सीपीएफ जैसी परीक्षाओं में दिखाई पड़ेगा। यहाँ तक यानी कहने का मतलब है कि एसएससी और यूपीएससी दोनों के लिए अच्छा प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आंसर डी। आइए हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं। हाल ही में छपे हुए एक लेख के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर और लैंगिक अंतर को कम करके कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था से संक्रमण को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक स्तर पर लैंगिक अंतर को स्पष्ट करता है। तो ये हमने आपको इसका आंसर बताया और इसका उद्देश्य भी बताया, ध्यान दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the governor of West Bengal? Option A, CV आनंद बोस, ऑप्शन बी अरविंद कुमार शर्मा, ऑप्शन सी
अतानु चक्रवर्ती, ऑप्शन डी नृपेंद्र मिश्रा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका पीडीएफ आपको हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है, न केवल अभी की अवेलेबल है बल्कि पूरे पिछले साल की अवेलेबल है, बाइलिंगुअल भी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का मैटर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बूस्टर के लिए भी कुछ जी के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाते हैं, आप उसे ज्वाइन करके वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है सीवी आनंद बोस। एक नौकरशाह हैं, इन्हें बनाया गया है। धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति बन गए और उनकी जगह इन्होंने पदभार ग्रहण किया, संभाला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। इसी साल जुलाई में जगदीप धनखड़ को एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। एल गणेशन जी अतिरिक्त प्रभार में थे, मणिपुर के राज्यपाल हैं, और अब जो है अपॉइंटमेंट हो गया है सीवी आनंद बोस जी का, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको अवगत कराया है कि एक फ्री निःशुल्क क्लास चल रही है जिसमें सभी विद्यार्थी जो है शामिल हो सकते हैं, और मैंने इसके लिए सिर्फ एक ही स्लोगन कहा है, गिव मी 40 days टू गेट सिलेक्शन। मैं एक पूरा प्रयास करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा कि जो विद्यार्थी मेरे साथ हैं और जो मुझसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए। फास्टेस्ट रिवीजन होगा, फास्टेस्ट प्रिपरेशन होगी, इस पर कार्य करेंगे। सुप्रभात है, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। माँ कामाख्या, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, दुनिया की तमाम शक्तियाँ आपको सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए आप अपने जीवन में सफल हो सके। जय हिंद।